Our first unit is electrostatics, which is the branch of physics. Electro means charges and static means at rest. Both important branch हैं and we can define it as the study of electric charges at rest under the action of electric forces. Now all of you open the page number 2 of your book. आपके पेज नंबर 2 पे जो है वो इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो है सारा बेसिक चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो फ्रॉम द पेज नंबर 3 है. अगर अपना पेज नंबर 2 आप अपना ओपन करेंगे तो आपको वहां पर जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फीचर आपको जो दो नजर आएंगे, इम्पोर्टेंट फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नंबर 1 is Coulomb's law and second one is principle of superposition for electric field configuration. Coulomb's law जो है वो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है बिकॉज Coulomb's law जो है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी इसकी हेल्प से हम जो है वो कर रहे हैं. और सेकंड आपके पास जो यहाँ पर मेंशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन योर बुक. इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट बुक में तो नहीं है बट मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है. बेसिकली दिस प्रिंसिपल डील्स विद द सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिंगल चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस एज वेल. और इसी तरह इसी बुक में आपके इसी जो पेज नंबर 2 है इसमें इंट्रोडक्शन में जस्ट हमें यहाँ पे यही बताया हुआ है कि आपके पास व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से जो हम जो भी वर्क डन करते हैं दैट इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको ये डिस्कस करते हैं. एंड इन द लास्ट ऑफ दिस पेज आपको यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट लाइन है आपकी थर्ड पैराग्राफ की. इस पैराग्राफ के अंदर आप देखिए यहाँ पर मेंशन है एक आपके पास एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कोरोना डिस्चार्ज इन रिलेशन टू फोटोकॉपियर्स एंड लेजर प्रिंटर्स. यहाँ पे जो कोरोना डिस्चार्ज मीनिंग है ये इसमें फिजिक्स की लैंग्वेज में से बोलते हैं हम. इट इज द ग्लो अराउंड द कंडक्टर एट हाई पोटेंशियल. एंड सेकंड जो आप इस यूनिट में लास्ट आपके पास पढ़ेंगे आप वो इसमें कैपेसिटेंस एंड डिपेंडेंस ऑन द डाइलेक्ट्रिक्स आप पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें. तो बेसिकली ये सारा इंट्रोडक्शन जो रेलेवेंट द यूनिट है पेज नंबर 2 पे जिसमें आपने 4 to 5 थिंग्स जो है वो मेंशन की हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका कूलम्स लॉ है एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. तो आपने इनमें से जो आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा फोकस करना है दैट विल बी कूलम्स लॉ. और इसी पेज नंबर 2 पर देयर इज एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दिस इज नोन एज वेन डी ग्राफ जनरेटर. वेन डी ग्राफ जनरेटर बेसिकली इनको हम एक्सीलरेटर्स भी बोलते हैं. ये आपके सामने मैंने इसकी फिगर शो की है. ये इसका सारा सेटअप है वेन डी ग्राफ जनरेटर का. it is also based on the electrostatic phenomena. That's why यहाँ पर आपको इस एरो की वजह से आपको नजर आ रहा होगा कि these are the positive charges and this is the negative charges. These are the basically plates. और इन static charges के between ये जो plates आपको यहाँ पे नजर आएगी, यहाँ पे ये एक बेल्ट जो है ये आपको एक बेल्ट जो है इसमें से ये सिंगल मूव करते हुए नजर आ रहा है. ये बेल्ट जब इस फील्ड में से पास ऑन होता है तो यहाँ ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू गेट द चार्ज एंड देन ये जो ऊपर मेटालिक ग्लोब नजर आ रहा है इसको ये एक्यूमुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ चार्जेस. तो इसकी एक्यूमुलेशन जब हो जाती है चार्जेस की तो आपका जो एक्सेलरेटर है वो उसमें एबिलिटी होती है कि दैट कैन एक्सेलरेट दैट चार्जेस एट वेरी हाई पोटेंशियल. आपको ये और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे बहुत यूज में है. जैसे वेन डी ग्राफ के साथ साथ जो है वो टैंडम एक्सीलरेटर या जनरेटर भी हम यूज करते हैं. तो इन दोनों का यही काम होता है कि ये चार्जेस को हाई वोल्टेज पर एक्सीलरेट करते हैं और फिर हम अपने डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में अपनी डिफरेंट चीजों में जो है इसको यूज करते हैं फॉर स्टडी. तो बेसिकली यहाँ पर इसको इस पेज पे इंट्रोडक्शन में देने का पर्पज सिर्फ यही है आपके कि आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन करेंगे. यहाँ पे पेज नंबर 3 जो है वो रेलेवेंट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस है.
Page number 3 of the book is basically repetition of the concept about the charges, जो कि हमें पहले से नोन है, और इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज कूलम्स लॉ जो है वो डील्स विद द चार्जेस, एंड आपका जो कूलम्स लॉ है उसमें आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को भी देखना है। तो फर्स्ट हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो है वो हमें देखनी होती है कि आपके पास चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आपके पास जो है एक तो कॉमन है, बिल्कुल हमें पता है कि आपके टू काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो नंबर वन जो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी गिवन है आपकी बुक में, यू हैव टू हाईलाइट इट, और इट इज वेरी वेरी कॉमन एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एंड प्रोटॉन्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज। हमेशा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं और प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती है। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस इज ऑल्सो वेरी नोन प्रॉपर्टी बिकॉज हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर इक्वल इनसाइड द एटम, और दोनों पे क्योंकि ऑपोजिट चार्ज होता है तो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करने की वजह से एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल एक्ट करता है। एंड सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे वो दैट इज द यूनिट। यूनिट्स हमेशा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, तो चार्जेस को हमेशा वी मेयर इन कूलम्स, एंड आपके पास जो 1 कूलम चार्ज होता है आइदर ऑन द इलेक्ट्रॉन और आइदर ऑन द प्रोटॉन, इट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए इट इज नेगेटिव एंड आपके पास प्रोटॉन के लिए इट इज पॉजिटिव। एंड फोर्थ आपके पास जो यहाँ पर आपका है प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग चार्जेस। इसमें जो है वो आपके चार्जेस जो हैं दे आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कि दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट पैकेट्स। ये अलग अलग जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं चार्जेस, और इनको जो है वो हम वी कैन consider them in the form of this equation of the q equal to n e। n is the integral multiple है आपके पास of the integers। आपके जो इंटीजर्स मीनिंग यहाँ पर कि आपके पास n जो है वो रिप्रेजेंट करता है जैसे +1 -1 +-2 इस तरह से, एंड e रिप्रेजेंट्स ऑफ कोर्स चार्ज। तो ये जो आपका शुरू में मैंने सारा आपके साथ डिस्कस किया है, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर यूनिट, और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस थी एंड एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की वैल्यू ग्राफ जनरेटर की। तो यहाँ पर आपके पास जो है पेज नंबर 3 के ऊपर एक इंफॉर्मेशन शेयर हुई हुई है, और ये काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस पिक्चर को देखें, आपकी बुक का पेज नंबर 3, मैं आपको शो करती हूँ ये पेज। आप देखिए ये आपका पेज नंबर 3 है। इस पे ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, आपको इसमें आप देखेंगे इसमें ये जो आपको जो बॉय नजर आ रहा है आपको, इसके जो हेयर्स हैं वो स्ट्रेट हैं बिल्कुल। तो ये बेसिकली इसमें एक यहाँ पे शो की हुई एप्लीकेशन की अगर आप किसी भी चार्ट जनरेटर के साथ अगर अपने हैंड्स को अपनी बॉडी को टच करते हैं और आपने अपने हैंड्स लेट सपोज टच किए और फिर उनको अपने हेयर्स के साथ टच किया है, तो चार्जेस जो हैं वो आपके उन हेयर्स जो हैं ड्यू टू चार्ज आपके बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। तो बेसिक ये यहाँ पर रीजन जो है इसका स्ट्रेट इस तरह से स्टैंड हो जाने का हेयर्स का वो ये है आपका कि ऑल हेयर्स गॉट द सिमिलर चार्जेस। जब वो सिमिलर चार्जेस उनको मिल जाएंगे तो क्या होगा कि वो रिपल्शन करेंगे और इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे उसकी बॉडी में से हैंड्स जो हैं वो इस तरह से नहीं खड़े हुए जिस तरह ये इसके हेयर्स हैं, तो उसका रीजन ये है कि आपके हेयर्स जो हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो लाइट वेट हेयर्स होने की वजह से वो आपके वो स्टैंड करते हैं ड्यू टू चार्ज को रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन आपके जो आर्म्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल उनका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा वेट होने की वजह से आर्म्स उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते चार्जेस को। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके पेज नंबर 3 पे। अभी मैं ये पेज क्लोज करेंगे, फिर दोबारा से हम अपने पॉइंट पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यहाँ पे फिनिश होती है, और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास उस पे चलते हैं। गर्ल्स अब आप जो है अपना पेज नंबर 4 ओपन करें, हमारा बेसिक टॉपिक है जो आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है कूलेंट्स लॉ। कूलेंट्स लॉ
लॉ ऑफ साइंटिस्ट उन्होंने जो है इसको यूज किया था क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ द फोर्स ऑफ एक्शन और पल्शन बिटवीन द चार्जेस। तो कूलम्स लॉ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करनी है। आप इसे ज़रा केयरफुली सुनिएगा एंड आफ्टर द लेक्चर आई विल सेंड यू इमेजेस ऑफ योर बुक एज वेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। अभी आप जो है जस्ट कंसंट्रेट करिए लेक्चर पे, बाद में आपको सारा मटेरियल जो मैंने यहाँ शेयर किया है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी आपकी कन्वीनियंस के लिए। कूलम्स लॉ में 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। आपने अपने टॉपिक को भी इसी तरह अरेंज करना है फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। फर्स्ट आपका जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ, देन इट्स एक्सप्लेनेशन, देन डिपेंडेंस ऑफ के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसको भी, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ एंड इफेक्ट ऑफ द मीडियम। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट्स स्टेटमेंट। आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर थर्ड पैराग्राफ इन इटैलिक स्टेटमेंट आप जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज क्रिएटेड inside the law of gravitation. We discussed the mass and the magnitude, but after the Coulomb's law would be with the charges and magnitude of the charges and scale of the distance जो नाम है वो दोनों प्रॉब्लम। तो आपके पास जो है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो आपकी दी है आपको बुक में magnitude of आपके पास force of friction और repulsion is directly proportional to the magnitude। आपको साथ साथ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में आपको आपको स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है force of attraction और force of repulsion charges और यहाँ पे पॉइंट पॉइंट चार्जेस के वर्ड पर फॉर्म में अंडरस्टैंड देखते हैं कि आपके पास चार्जेस के चार्जेस जब तो हम पॉइंट और सारे The force of attraction and repulsion, according to the statement, is directly proportional to the magnitude of the product of charges. And second part of the Coulomb's law जो है वो Coulomb's law statement basically is that if आपकी force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of the distance between them, यहाँ पे मैं आपको फिगर में भी शो कर देती हूँ। ये देखें, these are the two charges, okay, and this are represents the distance between them। और आपका ये जो डिस्टेंस है और इनका दोनों का साइज, इनका मैग्नीट्यूड, इनकी जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वैल्यू से जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको, इस इक्वेशन को। हम वापस इसी इक्वेशन पे चलते हैं एंड व्हेन वी विल कंबाइन दिस इक्वेशन इट विल बिकम f proportional to q1 q2 divided by r square and then we will change proportionality into equality। आपको पता है जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में चेंज होती है तो हम वहाँ पे कांस्टेंट को इन्वॉल्व करते हैं। सो हियर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कूलम्स लॉ का ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के ऊपर फर्दर जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं इसका कि किस टाइप के यूनिट्स पे बेस कर रहा है, इसका मीडियम क्या है, तो ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सो आपके पास अभी जो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, द कूलम्स लॉ, दैट वाज फर्स्ट वन स्टेटमेंट एंड देन एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट में जस्ट जो एक्सप्लेनेशन है उसी को आपने कंसिडर करना है, तो जो आपने अपनी स्टेटमेंट में बोला है वही हम एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। आपके पास आपकी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड आपके पास फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाएगी। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कूलम्स लॉ का वो आपका होगा डिपेंडेंस ऑफ के। K is a proportionality constant and its value depends on the system of units used, the medium between the charges। आप किस टाइप के यूनिट्स जो है वो यूज करें उस पर ये डिपेंड करेगा, प्लस मीडियम जो है वो आपने एयर रखा है
दो चार्जेस के बिटवीन आपका वैक्यूम है या वो भी इंसुलेटर है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके ऊपर टॉपिक के लास्ट में काफी ज्यादा डिस्कशन आएगी। अभी फिलहाल जो है वो आप सिर्फ इतना माइंड में रखो कि डिपेंडेंस ऑफ द के जो है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर है कि इट्स द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ। और अब जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अंडरस्टैंड करने वाला है वो आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ है। वेक्टर फॉर्म का जो टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल की पॉइंट्स मेंशन किए, लेकिन आप साथ पेज नंबर 5 ओपन करें अपनी बुक पर, और इसमें जैसे जैसे मैंने ये 2 स्टेप लिखे हैं बिल्कुल इसी तरह इस पेज पे पहले उसने लाइक चार्जेस के लिए डिस्कशन की है, फिर अनलाइक के लिए की है। तो आपके पास जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट द वेक्टर फॉर्म दैट्स मीन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायरेक्शन। तो आपने मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस कर लिया। वेक्टर में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड एंड सेकंड थिंग इज इट्स डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डिसाइड कर, आप मीन डायरेक्शन इज ऑलवेज डिसाइड whether your thing is या your parameter is वेक्टर और स्केलर। तो यहाँ पे आपने वेक्टर फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर बाकी सारा कूलम्स लॉ ही अप्लाई हुआ। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्केल। इसमें जो न्यू चीज हमें नजर आ रही है वो R12 है। दिस R12 इज नॉट अ डिस्टेंस, दिस R12 इज अ यूनिट वेक्टर। और हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर always used to represent the direction of the vector। तो ये बेसिक आपके पास ये R जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है और ये आपके पास फोर्स है। अब हमने डिसाइड करना है यहाँ से कि ये फोर्स F21 एंड F12 ये दोनों आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है फॉर लाइक चार्जेस। एवरीवन नोज दैट कि आपके पास ये सेकंड फिगर देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने शो किया हुआ है। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं आपके पास दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसका मतलब है कि ये जो फॉर लाइक चार्जेस के साथ मैंने रिलेशनशिप लिखा हुआ है दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड फॉर अनलाइक चार्जेस जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, आप फोर्स के एरोस भी देखो ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट करें, दैट्स मीन दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि लाइक अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक बात तो यहाँ से भी पहले क्लियर होगी कि दिस F21 इज अ फोर्स ऑफ repulsion आपके पास, ठीक है। एंड दिस F12 फॉर बिटवीन द अनलाइक चार्जेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि आप देखें कि आपका यूनिट वेक्टर रिवर्स है। इफ यू आर राइटिंग F21 तो यूनिट वेक्टर इज R12, राइट। तो ये कैसे आपने डिसाइड करना है, ये बहुत इजी है, आपको फिगर से समझाती हूँ। यहाँ पर आप देखो कि हमेशा आपने ये याद रखना है कि आपका ये जो सेकंड नंबर है सबसेक्रेट है, जिसको भी मैं एरो से पॉइंट कर रही हूँ, ये जो है ऑलवेज एक्सर्टिंग फोर्स वाला चार्ज होगा। एंड ये जो सेकंड है जो फर्स्ट पे हम लिखते हैं वो वाला चार्ज होगा दैट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। इट्स मीन अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है F21 इसका मतलब है कि चार्ज Q1 इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द चार्ज 2 एंड इन द रिएक्शन चार्ज 2 इज exerting the force on 2। और अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो आप सिर्फ इतना बोलोगे कि आपके पास चार्ज 1 is exerting the force on charge 2। यानी कि इस सब स्क्रिप्ट से हमें ये पता चल रहा है कि चार्ज 1 जो है वो exert कर रहा है फोर्स on charge 2। एंड जो आपके पास सेकंड है F12 फोर्स फॉर अनलाइक चार्जेस, अब इसमें 1 पहले और 2 बाद में, इसका क्या मीनिंग है कि चार्ज 2 is exerting the force on 1। जो नंबर सेकंड पे लिखा होगा वो वाला चार्ज जो है वो आपका फोर्स एक्सर्ट करेगा और जो नंबर फर्स्ट पे लिखा है वो वाला चार्ज आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब यहाँ पर इसकी जो डिटेल अगर आप इसको देखें, आपकी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो सेकंड फिगर से मैच करती है। इसमें हमने 2 चार्जेस दिए हैं पॉजिटिव। दिस इक्वेशन विल बी सिमिलर फॉर द नेगेटिव चार्जेस, जस्ट उनके मैग्नीट्यूड में फर्क आता है, लेकिन दोनों वो भी अगर आप नेगेटिव लेंगे तो दे विल आल्सो रिपेल एंड उनके जो फोर्स एरोज हैं वो बिल्कुल इसी तरह आएंगे। एंड दिस नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट दैट फोर्स इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
और आपका ये जो फर्स्ट आपकी फिगर है फॉर द अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक में पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है हमेशा, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई ये इससे अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा और वो भी ऑपोजिट में उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर आपने यूनिट वेक्टर मेंशन करना हो तो आप जो है आपकी जो F12 है, ये आपकी फर्स्ट फिगर फॉर अनलाइक चार्जेस, इसमें आप पॉइंट करोगे यूनिट वेक्टर R21। तो अगर आप इन दोनों फिगर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो और जो मैंने आपको यहाँ पर फोर्स को यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका बताया, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको इनको जो है वो क्रैम नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपके पास जो है सिंपल आपने बस इतना याद रखना है कि आप जिसको बोल रहे हो कि दिस चार्ज इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन द अदर, उसका नंबर आपने बाद में लिखना है। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है Q1 Q2। तो अगर ये मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए क्योंकि यही एक पॉइंट है इस पूरे टॉपिक में जो अंडरस्टैंड करने वाले। तो F21 means charge 1 is exerting the force on second, and F12 means second charge is exerting force on the one। और आपका यूनिट वेक्टर उससे ऑपोजिट होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो इम्पल्सिव फोर्स जो है या अट्रैक्टिव फोर्स से रिप्रेजेंट करेगा ऑपोजिट। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक उसको तरफ करता है दूसरा भी इसको। तो ये बेसिक पॉइंट है आपका, और इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में 11.4 इक्वेशन F21 is equal to minus F12, that's the force of attraction or force of attraction, they are equal in nature but opposite direction। आपके पास जब चार्जेस तो force of attraction force magnitude को change नहीं कर direction just the opposite direction। and आपके किसी पेज पे किसी कांस्टेंट a जो है उसको इसकी मान को 4 यहाँ पर आपने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर 4 पाई आपको पता है कांस्टेंट पाई इज 22% करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गेट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 9 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वैल्यू को जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो आपका यहाँ पर ये परमिटिविटी कांस्टेंट की एक टर्म जो है वो आ जाएगी। अब हम अपने जो टॉपिक के बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इफेक्ट ऑफ द मटेरियल मीडियम। क्लास यहाँ पे आपके पास मीडियम जो होता है बेसिकली वो आपके बिटवीन द चार्जेस, आपको पता है कि अगर आप कह रहे हो कि कोई भी मीडियम नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ या तो एयर होगी या फिर आपके उसके बिटवीन जो है वो वैक्यूम होगा। तो अगर आपके पास जो है वो स्पेशल केसेस जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें हमेशा हम मटेरियल मीडियम जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। तो आपने यहाँ पर आपकी बुक में एक चीज जो है वो मेंशन नहीं है लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। आपको सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि वेन एवर एनी मीडियम इज इन्वॉल्व बिटवीन द चार्जेस, अगर आपका वो मीडियम इज इंसुलेटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ मीडियम इन्वॉल्व बिटवीन द चार्जेस इंसुलेटर तो दैट इंसुलेटर विल बी कॉल्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक। उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं और ये क्वेश्चन भी आता है, आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। और अगर आपका मीडियम इन्वॉल्व होता है तो या मीडियम इन्वॉल्व नहीं होता तो दो इक्वेशंस होती हैं। आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं ये आपकी जस्ट कूलम्ब लॉ की इक्वेशन है, दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली के, पर कोई भी चेंज नहीं है फॉर्मूला। बट व्हेन यू विल इन्वॉल्व द मीडियम बिटवीन द चार्जेस आपके पास तो क्या होगा कि यू हैव टू इन्वॉल्व एन अदर कांस्टेंट, दिस इज एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो है ही, एप्सिलॉन आर एक और कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा और इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन और एवरी मीडियम के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिकॉज अगर आपने एयर लिया है वो 1.006 होगा, अगर आपने कोई और लिया वाटर लिया कुछ भी, आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे पूरा कॉलम बना हुआ है
और उसमें वैल्यूज दी हुई है, तो आपका मीडियम जैसे ही आ जाएगा वो रिलेटिव परमिटिविटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस पेज नंबर 6 जो है, अगर आप अपनी बुक को ओपन करें तो पेज नंबर 6 के अंदर आप देखें कि आपको परमिटिविटी को उसने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और अगर मैं आपको बेसिक मीनिंग ऑफ परमिटिविटी बताऊं, मींस व्हाट इज परमिटिविटी, आपके लिए बिल्कुल न्यू और न्यू वर्ड है, एक आपके लिए, आपने पहली दफा सुना है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस आपने अपनी माइंड में रखना है कि ability of any substance to store electrical energy in an electric field is known as its permittivity. तो अगर आप relative permittivity की बात कर रहे हो, तो that's mean you are talking about the permittivity of the medium, any medium which is placed between the two charges. और मैं इसको further आपको explain करती हूँ इस figure के साथ. This is the parallel plate capacitor. This is parallel plate capacitor. आई थिंक टाइम शॉर्ट हो रहा है हमारी क्लास का, तो मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करती हूँ। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऑल्दो यहाँ पे चार्जेस शो नहीं किए थे, लेकिन ये हम सबको पता है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो ग्रीन मटेरियल इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। इसका क्या मतलब है? डाइलेक्ट्रिक वर्ड देखते ही मुझे ये समझ आ जाएगा कि दिस मीडियम इज इंसुलेटर। अगर हम इसको निकाल दें तो यहाँ पे दो अदर मीडियम का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, या तो वैक्यूम होगा या फिर एयर होगा। तो आपका ये जो है, ये बात यहाँ पे क्लियर करनी थी ज्यादा कि आपका मीडियम का इफेक्ट क्या होता है। वो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी तक मैंने नहीं बोला। बेसिकली व्हेन यू विल इन्वॉल्व द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हालांकि आप अगर इसमें से मीडियम निकाल दें तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बिटवीन जो फील्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये माइंड में हमारे आ सकता है कि अगर हमें फील्ड स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो फिर हम मीडियम क्यों लगा रहे हैं। लेकिन मीडियम हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें वी आर मोर इंटरेस्टेड टू स्टोर द चार्ज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कैपेसिटर है, आपका फैन जो है वो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप उसकी जो हायर स्पीड है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने उसे मैक्सिमम भी किया है, सम टाइम मैक्सिमम स्पीड की है, फिर भी वो स्लो चल रहा है, तो हम अल्टीमेटली यही कहते हैं कि हमारे फैन का जो कैपेसिटर है वो खराब है। उसका मीनिंग क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ स्टोरेज जो है उसकी वो कम हो गई है, वो चार्ज को कम स्टोर कर रहा है, तो फिर हम उसको चेंज कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे लिए डाइलेक्ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम डाइलेक्ट्रिक्स जो है उनको यूज करते हैं टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइसेस लाइक कैपेसिटर या कोई और पेज नंबर जो आपका 6 है उस पे एंड पे आप देखें, फोर्स आपकी कूलम्स लॉ की विद मीडियम दी हुई है एंड वैक्यूम दी हुई है एंड रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है। क्लास, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर बिकॉज टाइम इज आल्सो रनिंग आउट। तो आपको यहाँ पर जो है वो लास्ट में मैं आपको होमवर्क मेंशन कर रही हूँ। आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लर्न करना है, एंड यू आल्सो हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 1 and 2 व्हिच इज रेलेवेंट टू द कूलम्स लॉ। नाउ आई एम गोइंग टू recap your lecture with the help of images from your book so that you can understand it well. हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ से डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था, और फिर सेकंड थिंग मैंने आपको बताई थी कि पेज नंबर 2 पे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमने करनी है वो वेन डी ग्राफ जनरेटर एज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्लस आपने हाईलाइट करना है। अगर आपको ये फोन्स में मेरा इमेज जो है वो छोटा नजर आ रहा है तो आप जूम करके देख सकते हो। इसमें आपने कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कॉन्फ़िगरेशन को हाईलाइट करना है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है वो मैं आपको बाद में भिजवा दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने मेंशन की हुई है, वहां से आप इसको ले सकते हो। एंड थर्ड पेज पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को स्टडी किया। आपने इसी तरह उन्हें नंबर करना है, हाईलाइट करना है जैसे मैंने किया होगा। फिर आपने पेज नंबर 4 पर इसी फॉर्म में अपने टॉपिक को डिवाइड करना है जैसे हम प्रीवियस ईयर में क्लास में करते थे। ये आप देख सकते हो, पेज नंबर 4 है आपका। इस पे जो है सबसे पहले आपने स्टेटमेंट, ये कह लो मैंने यहाँ पे मार्क लगाया इसको, फिर सेकंड पे आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर थर्ड पे आपने डिपेंडेंस ऑफ के मार्क करना है, फिर नेक्स्ट पेज पे आपने वेक्टर फॉर्म मार्क करनी है, एंड लास्ट हेडिंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में शो की थी, कूलम्स लॉ इन द मटेरियल। तो अगर हम इसको ये आपका लास्ट पेज है, यहाँ पर आपने परमिटिविटी को हाईलाइट करना है, उसकी डेफिनेशन को इसी तरह मीनिंग मार्क करना है। क्लास 5 मिनट्स हैं, मैं आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर
सेशन के लिए अलाउ कर रही हूँ, होगा काफी मस्त करना है अपना। एंड आप जो है अब मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपको बातें समझ में अगर नहीं आई।